न्यू चैप्टर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। वेटेज की बात करें तो इस बार भी 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ गए थे, थोड़ा ज़्यादा आ गए। 3 क्वेश्चन का वेटेज है, तो इस बार 4 क्वेश्चन थे। कोई भी चैप्टर होता है बगैर हेडिंग के कोई न कोई पैराग्राफ लिखा रहता है। तो चैप्टर का नाम डालें माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। इंट्रोडक्शन। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब कहते हैं। ये पूरी तरीके से सही नहीं है, फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मोनेरा मेंबर, प्रोटिस्टा के मेंबर या फंजाई के मेंबर हैं, उन्हीं को माइक्रोब कहते हैं। माइक्रोब में प्रोटोजो आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा प्लांट और एनिमल में जो इन्फेक्शन करते हैं वो वायरस, वायरॉइड और प्रियान भी आते हैं। फंजाई भी आते हैं, खासकर माइक्रोस्कोपिक वाले। माइक्रोब दुनिया में लगभग सब जगह पाए जाते हैं, लैंड में भी, एयर में भी, वाटर में भी, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के सरफेस पर, प्लांट एनिमल के अंदर, बाहर, इवन डीप ओशियन में मिलेगा। ओशियन के अलावा डीप सॉइल में भी मिल जाएगा और स्नो के नीचे भी मिल जाएगा। हाई टेम्परेचर गीजर में भी मिल जाएगा, मतलब सब जगह मिल जाएंगे माइक्रोब। जो इमेज बनी हुई है कि माइक्रोब का मतलब बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का मतलब बीमारी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब हैं जो बीमारियां करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बीमारियां नहीं करते हैं और हमारे लिए कुछ न कुछ काम आते हैं। ऐसे माइक्रोब जो हम लोगों के लिए हेल्पफुल हैं या बेनिफिशियल हैं, उनको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक और बात, माइक्रोब में बैक्टीरिया और फंजाई को आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में भी ग्रो करा सकते हैं और उनकी कॉलोनी बना लेंगे। तो वैसे तो बैक्टीरिया नेक्ड आई से नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब कॉलोनी बन जाएगा तो फिर कॉलोनी हमको नेक्ड आई से दिखाई पड़ जाएगी। तो ये 5-6 जनरल बातें हैं, इंट्रोडक्शन में लिखी हैं, फिर हम इसका एप्लीकेशन पढ़ना शुरू करेंगे। लिख लीजिए। पहली लाइन, माइक्रोब क्या है? तो कहोगे माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन कौन लोग आएंगे? तो कहोगे मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, लिखते चले, प्रोटिस्टा और फंजाई। इसमें से मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर
माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फंजाई के कुछ मेंबर माइक्रोस्कोपिक होते भी हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। तो फिर भी इसमें कौन कौन लोग आएंगे? तो मोनेरा है तो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा है तो इंक्लूड हो जाएंगे प्रोटोजोन। और इसमें फंजाई इंक्लूड हो जाएंगी। इसके अलावा प्लांट और एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, वायरॉइड और प्रियान भी आएंगे। माइक्रोब पाए जाएंगे। एवरीवेयर, सब जगह। अब जब सब जगह कहोगे तो सॉइल में भी होंगे, वाटर में भी होंगे, एयर में भी होंगे, डीप सॉइल में होंगे, अंडर स्नो होंगे, हॉट वेंट्स में होंगे। ठीक है। ऑन या इनसाइड प्लांट या एनिमल भी होंगे। ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करा सकते हो कल्चर मीडियम में। और जब कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे तो कॉलोनी बनेगी। कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया या फंजाई जो कि विजिबल होगी इन नेक्ड आई। ये सब जनरल बातें लिखी हैं। माइक्रोब हमेशा हार्मफुल नहीं होते हैं। नॉट ऑलवेज हार्मफुल। कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। टू ह्यूमन। तो एनसीईआरटी ओपन करें, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर अंदर देखते हैं क्या क्या लिखा है। कह रहा है माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े बड़े जो प्लांट और एनिमल हैं उनको छोड़ दीजिए। तो जो माइक्रोब हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के। हम लोग पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी 11th में। कह रहा याद करो कौन कौन से किंगडम हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। तो कहोगे मोनेरा में, प्रोटिस्टा में और फंजाई में। कह रहा नोट करो उसमें से कौन है जो केवल माइक्रोस्कोपिक हैं। तो मोनेरा प्रोटिस्टा वाले केवल माइक्रोस्कोपिक हैं। फंजाई में कुछ माइक्रोस्कोपिक हैं भी और कुछ नहीं भी। माइक्रोब आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह पाए जाएंगे। अब जब सब जगह तो चाहे जो लिख दो, सॉइल है, वाटर है, एयर है, हमारे शरीर के अंदर है, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर,
इवन एट द साइट जहाँ लाइफ नहीं पाई जाएंगे। जैसे हम लोगों के घरों में लगे हुए गीजर, थर्मल वेंट में जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, कई लेयर नीचे बर्फ़ में मिल जाएंगे, एसिडिक इन्वायरमेंट मिल जाएंगे, मतलब खतरनाक खतरनाक जगह पर मिल जाएंगे। देखो भैया, माइक्रोब में कौन कौन आएंगे? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रोस्कोपिक एनिमल और प्लांट के वायरस, वायरॉइड और कौन? प्रियान। माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई, इनको ग्रो करा सकते हो कहाँ? न्यूट्रिएंट मीडियम या न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो करा सकते हो। और क्या बना लोगे? कॉलोनी, जिसको कैसे देख सकते हो? नैक डाई से। यहाँ डायग्राम हो सकता कोई एक दे दे और आपसे पूछ ले, है ना। तो ये देखिए रॉड शेप दिख रहे हैं, ये स्फेरिकल शेप दिख रहे हैं, ये भी रॉड शेप है। बस फर्क ये है कि इस रॉड शेप का मैग्निफिकेशन कितना है? 50,000 गुना ज़्यादा है। यहाँ देखिए ये बैक्टीरियो फेज है, ये बहुत बढ़िया, इसको पहचान लीजिएगा, ये एडिनो वायरस का दिया हुआ है और ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। कम्पैक्ट रॉड शेप वायरस, तो ये सिर्फ पूछ सकता है रॉड शेप वायरस का नाम बताओ, तो रॉड शेप वायरस का नाम क्या बताओगे? टोबैको मोज़ेक। देखो यहाँ लिखा है टोबैको मोज़ेक वायरस कितने गुना मैग्नीफाई है? 1 लाख से 1.5 लाख गुना मैग्नीफाई है। तो ये देखिए लाइन टिक कर लो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर पूछ सकते, या तो वो डायग्राम पूछ लेगा तो ये पूछ लेगा एडिनो वायरस क्या करता है? कहोगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। ये कॉलोनी बैक्टीरिया की है, ये कॉलोनी फंजाई की है। चलिए हेडिंग डालिए, माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो घरेलू उपयोग का हो। तो घरेलू उपयोग में कई हैं, जैसे सबसे पहला है दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना, मिल्क से कर्ड बनाने में माइक्रोब इस्तेमाल होते, कैसे अभी पढ़ेंगे। दूसरा है डो बनाना, अगर इडली और डोसा बनाना चाहते हो तो उसका जो पहले लोई बनेगी उसको कैसे बनाओगे, वो स्पंजी कैसे होगा। इसी तरीके से यदि ब्रेड बनाएंगे तो उसका भी जो डो बनेगा वो भी स्पंजी कैसे बनेगा, वो भी बनाएंगे घर में। बहुत सारे फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, जैसे ताड़ी बनाएंगे, ताड़ी का इस्तेमाल करेंगे, वो भी घरेलू प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं या फूड है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होते हैं। चीज़ बनाएंगे उसमें भी कोई ना कोई माइक्रोब यूज करेंगे, जैसे एनसीईआरटी में दिया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर में इस्तेमाल होते हैं और बाद में पता चलता है कि इसमें हम लोग माइक्रोब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिसमें माइक्रोब यूज हो रहा है? तो वो कई चीज़ें हैं, जैसे कर्ड यूज हो रहा है उसमें आप यूज कर रहे हो, इडली डोसा खा रहे हो उसमें भी यूज कर रहे हो, ठीक है, ब्रेड खा रहे हो उसमें भी यूज कर रहे हो, इसके अलावा ताड़ी है उसमें भी यूज हो रहा है, चीज़ है उसमें भी यूज। तो इतनी सारी चीज़ों में आप माइक्रोब यूज कर रहे हो। कैसे? थोड़ा थोड़ा सुनते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे। तो पहला इसमें है माइक्रोब इन कर्ड प्रोडक्शन। माइक्रोब इन कर्ड प्रोडक्शन, वो माइक्रोब जो दही बनाने में इस्तेमाल होता है उसका नाम लैक्टोबैसिलस है, या लैक्टिक, लिखते चलेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है।
जिसको शॉर्ट फॉर्म में LAB कहते हैं। ये करता क्या है, ये कन्वर्ट कर देता है मिल्क को कर्ड में। अब कैसे कन्वर्ट कर देता वो समझना है, तो जरा इधर देखो। पहले लेते हैं मिल्क और इसको गुनगुना कर देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ले जाते हैं, और ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ले जाने के बाद इसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करते हैं, जरा सा ऐड करते हैं। जो स्मॉल अमाउंट ऐड कर रहे हो इसको स्टार्टर कहते हैं या इनोकुलम कहते हैं। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड आपने ऐड किया है उसमें क्या है, तो इसमें है लैक्टोबैसिलस। ध्यान से सुनिएगा। तो यदि यहां लैक्टोबैसिलस पहुंच गया तो क्या होगा, लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई करेगा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, बहुत गर्म ना हो हल्का गुनगुना हो, तो ये मल्टीप्लाई करेगा। और जब ये मल्टीप्लाई करेगा ग्रो करेगा तो ये एक एसिड प्रोड्यूस करेगा, उसका नाम लैक्टिक एसिड होगा। और लैक्टिक एसिड ही दो काम करेगा, वो जो मिल्क है उसको जमा देगा, कोआगुलेट कर देगा, और उसकी प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। और जैसे भाई दूध जमेगा दही बन जाएगा। एक और अच्छा होगा, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देगा मिल्क की। क्यों, विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ाता है, इसका मतलब ये विटामिन B12 बनाता होगा, तो विटामिन B12 का कंटेंट हो जाएगा। दही खाओगे तो एक और फायदा मिलेगा, दही में लैक्टोबैसिलस होगा। जब ये स्टमक में हमारे पहुंचेगा तो यदि हमारे खाने के साथ कोई डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म पहुंच गया है तो उसको भी ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। 5 क्वेश्चन, दही जमाने में दूध में थोड़ा सा दही क्यों मिलाते हैं, तो कहोगे उस थोड़े से दही में लाखों क्या होंगे, लैक्टोबैसिलस। एक क्वेश्चन, वो मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड। क्या करेगा, कोआगुलेट कर देगा मिल्क को और पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा मिल्क की प्रोटीन को, और जिससे दूध से दही बन जाएगा। एक और फायदा होगा, क्या बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू। कौन सी, विटामिन B12। और अगर खाओगे दही तो क्या फायदा होगा, तो यदि डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है खाने में तो उससे भी क्या करेगा, आपको बचा देगा। लिख लीजिए, कन्वर्ट करेगा मिल्क टू कर्ड। कैसे, तो ये मल्टीप्लाई करता है, या ग्रो करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर में। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड। ये दो काम करेगा, ये कोआगुलेट कर देगा, कोआगुलेट मिल्क और पार्शियल डाइजेशन कर देगा इसका, मिल्क की प्रोटीन का। और रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि मिल्क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कर्ड में। एक और काम करेगा, ये बढ़ा देगा न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ कर्ड। कैसे, क्योंकि बढ़ा देगा विटामिन कौन सी, B12। आखिरी ये चेक कर देगा डिजीज
काजिंग ऑर्गेनिज्म को, कहां पर, स्टमक पर। बस जो हल्का सा कार्ड मिलाए थे उसमें क्या था, लाखों लैक्टोबैसिलस थे और वो अंदर जा करके मल्टीप्लाई करेगा। बस शर्त क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। माइक्रोब यूज इन फर्मेंटेशन, देखो हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे इडली और डोसा, उसकी जो लोई बनाते हैं जिसको डो कहते हैं, तो उसके बाद इडली डोसा थोड़ा स्पंजी मुलायम मुलायम बने। कैसे मुलायम बने, तो उसका जो पफ्ड अपीयरेंस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें भरी होती है, अंदर अंदर छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। तो बुलबुले कहाँ से बनेंगे, ये तो फर्मेंटेशन से बनेंगे। तो कौन सा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इडली खाओ नशे में जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होना चाहिए। और ब्रेड में भी, ब्रेड भी तो स्पंजी होता है, ब्रेड भी तो स्पंजी होता है, वहां भी वही कॉन्सेप्ट है। क्या, पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ जो होगा या डो होगा, वो क्यों होगा, तो कहोगे वो CO2 के नाते होगा। और CO2 कैसे बनेगा, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन कौन कराएगा, माइक्रोब। अब कौन कराएगा ये याद रखो। तो अगर इडली और डोसा बनाने जा रहे हो तो फर्मेंटेशन उसके डो में कौन कराएगा, बैक्टीरिया। लेकिन अगर ब्रेड बनाने जा रहे हो तो फर्मेंटेशन कौन करेगा, ईस्ट। कौन सा, सैकेरोमाइसीज सेरिवेसी, जिसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं। लिखो, डो ऑफ इडली एंड डोसा, डो ऑफ इडली एंड डोसा प्रीपेयर बाई फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन विद हेल्प ऑफ, याद रखिएगा क्या आंसर देंगे, बैक्टीरिया। लेकिन अगर कहीं डो किसका है, डो ऑफ मेकिंग ब्रेड, अगर ब्रेड बना रहे हो तो इसको प्रिपेयर करोगे, प्रिपेयर बाय फर्मेंटेशन विद हेल्प ऑफ क्या, ईस्ट, फंजाई कहोगे, विद हेल्प ऑफ फंजाई। अब फंजाई में कौन, ईस्ट, और ईस्ट का नाम सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, और इसी को कहते हैं बेकर्स ईस्ट। ब्रेड तो बेकरी में आया। अब ध्यान सुनना, चाहे ये वाला डो हो चाहे ये वाला डो हो, मतलब चाहे इडली डोसा बनाओ चाहे ब्रेड बनाओ, दोनों में स्पंजी होना चाहिए ना, दोनों में पफ ऑफ अपीयरेंस होना चाहिए। उसके पीछे क्या है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। कौन सा फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक कि नॉन अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, ये लिख लीजिए। पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। बस ये लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बनाएगा कौन, तो कहोगे बाई नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ढेर सारी क्या बनेगी, CO2। ऐसे ही फर्मेंटेड फिश ले लिया जाए या फर्मेंटेड सोयाबीन ले लिया जाए या फर्मेंटेड बम्बू, ये सब यूज होते हैं एज फर्मेंटेड फूड। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में चीज प्रोडक्शन भी आता है। एनसीईआरटी में लिखा है चीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है, बहुत पुराना फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब का इस्तेमाल होता है। चीज का टेक्सचर और चीज का फ्लेवर अलग अलग होता है, क्यों? माइक्रोब अलग अलग होते हैं। जैसे एक है स्विस चीज, जिसको काटोगे तो उसमें बड़े बड़े होल नजर आएंगे, क्यों? जितने बड़े होल उतना बड़ा बुलबुला CO2 का बना होगा। तो गैस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगी किसके द्वारा? तो फर्मेंटेशन विद हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। लेकिन एक दूसरा है रकफोर्ट चीज। रकफोर्ट चीज का टेक्सचर अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर एक स्पेशल फंजाई ग्रो कराई जाती है। तो किसी चीज का क्या टेक्सचर होगा, क्या फ्लेवर होगा, क्या टेस्ट होगा, ये इस बात पे तय होगा कि उसको प्रिपेयर किसके साथ किया गया, कौन सा माइक्रोब यूज किया गया है। अगर प्रोपियानी बैक्टीरियम सरमानी यूज कर दिए तो अंदर बड़े बड़े होल हो जाएंगे, और अगर पेनिसिलियम रकफोर्टाई एक फंजाई है, अगर उसको इस्तेमाल कर लिए तो रकफोर्ट चीज बन जाएगा। देखिए चीज क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच क्या है? माइक्रोब यूज, पहला सवाल। दूसरा, अलग अलग चीज में डिफरेंट चीज विद डिफरेंस इन फ्लेवर एंड टेक्सचर। क्यों? क्योंकि माइक्रोब अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे ही स्विस चीज की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? लार्ज होल होते हैं, क्यों? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 कौन प्रोड्यूस करेगा? तो विद हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। बैक्टीरिया इसी साल आया है ये, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। ऐसे ही एक चीज है जिसका नाम रकफोर्ट चीज है। इसकी खास बात यह है कि स्पेशल फ्लेवर होता है, क्योंकि इसकी जो राइपनिंग है वो विद फंजाई होती है। और फंजाई का नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन लिख लीजिए पेनिसिलियम
रकफोर्टाई, इसी के नाम पर क्या पड़ गया, रकफोर्ट चीज पड़ गया। चलो एनसीईआरटी ओपन करो। तो बताओ कौन कौन से हाउस होल्ड में लग गए हैं? अच्छा ताड़ी, वहां वो भी लिखो भैया। ट्रेडिशनल ड्रिंक कौन सा? ताड़ी कहाँ का है? साउथ अमेरिका का? साउथ इंडिया का? ये है क्या? तो कहोगे फर्मेंटेड सैप है ऑफ पाम प्लांट। चलो एनसीईआरटी ओपन करो। You surprised to know that we use microbe या प्रोडक्ट derived from everyday। एक कॉमन एग्जाम्पल है क्या? कर्ड फ्रॉम मिल्क। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लैक्टोबैसिलस, या शॉर्ट फॉर्म में या फुल फॉर्म में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या शॉर्ट फॉर्म में लैब। ग्रो कर जाएंगे मिल्क में और कन्वर्ट कर देंगे इसको किसमें? कर्ड में। ड्यूरिंग ग्रोथ लैब प्रोड्यूस एसिड, कौन सा? लैक्टिक एसिड, और कोआगुलेट करेगा मिल्क को और पार्सली डाइजेस्ट कर देगा मिल्क की प्रोटीन को। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करेंगे किसमें? मिल्क में, एज ए इनाकुलम या स्टार्टर, क्योंकि उसमें क्या पाया जाएगा? लैब। और जब टेम्परेचर सही मिलेगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा और मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देगा? कर्ड में। ये इंप्रूव करेगा न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ा देगा, क्योंकि बढ़ा देगा। और ये हमारे स्टमक में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्या? बेनिफिशियल रोल। ये चेक कर देगा किसको? डिजीज काजिंग माइक्रोब। डो, जिसका इस्तेमाल किसमें कर रहे हैं? मेकिंग फूड, जैसे डोसा बनाना हो या इडली बनाना हो तो फर्मेंटेशन किससे करवाना पड़ेगा? बैक्टीरिया से। और पफ अप अपीयरेंस ऑफ डो किसके चक्कर में हो जाएगा? CO2 गैस। कह रहा बताओ कौन सा पाथवे है? तो कहोगे नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सिमिलरली अगर डो बना ले रहे हो किसके लिए? ब्रेड बनाने के लिए, तो फिर फर्मेंटेशन करना पड़ेगा, बस बदलोगे किससे करोगे? बेकर्स यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। फिर नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड मेड बाय फर्मेंटेशन एंड माइक्रोब, जैसे ताड़ी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है ऑफ साउथ इंडिया। ये फर्मेंटेड क्या है? सैप है। और सैप किसका इस्तेमाल किए थे? पाम का। माइक्रोब आर आल्सो यूज टू फर्मेंट, क्या? फिश भी फर्मेंट करते हैं, सोयाबीन भी फर्मेंट करते हैं, बम्बू का सूट भी फर्मेंट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं जे फूड। चीज बहुत पुराना फूड आइटम है जिसको बनाने में क्या लग रहा है? माइक्रोब लग रहा है। कह रहा अलग अलग वैरायटी ऑफ चीज का अलग अलग क्या होता है? टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट। क्यों? क्योंकि माइक्रोब अलग अलग यूज होते हैं। जैसे बड़े बड़े होल हैं किसमें? स्विस चीज में, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 किसने बनाया? बैक्टीरिया। नाम क्या? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। इसी तरीके से रकफोर्ट चीज की खास बात यह है, ये स्पेसिफिक फंजाई के साथ राइप किया है और इसका एक पर्टिकुलर क्या होता है? फ्लेवर होता है। चलिए हेडिंग डालिए, माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सुन लीजिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट
का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल। कौन कौन सी चीज़ें लार्ज स्केल पे बनवाए जाएंगे? तो यहाँ दो चीज़ें याद रखिएगा, एक है बेवरेजेज पेय पदार्थ स्पेशली अल्कोहलिक बेवरेजेज, और दूसरे इसमें है एंटीबायोटिक। हैं तो और भी, लेकिन कम से कम दो याद रखने हैं। अगर प्रोडक्शन आप लार्ज स्केल पर करना चाहते हो तो माइक्रोब को कहाँ ग्रो कराओगे? बड़ी वेसल में ग्रो कराओगे। उस बड़ी वेसल का नाम फर्मेंटर होता है। बस दो क्वेश्चन लिख ले, फिर इसी में हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे और इसी में हम लोग एंटीबायोटिक। तो पहली लाइन लिखिए, अल्कोहलिक beverages and antibiotics produce in large scale by using microbe, बस करेंगे क्या? अगर लार्ज स्केल पर बनवाना चाहते हैं तो माइक्रोब को ग्रो करना पड़ेगा। कहाँ? लार्ज वेसल में, और इस लार्ज वेसल का नाम फर्मेंटर है। बायोरिएक्टर क्यों नहीं है? चैप्टर का नाम बता देंगे तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, भैया माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का सवाल है तो फर्मेंटर लगा दो, और बायोटेक्नोलॉजी का है तो बायोरिएक्टर लगा दो। ऐसा तो होगा नहीं, कब वो लगाओगे कब ये लगाओगे। तो उस क्वेश्चन की पहचान है, उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन लिखा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड लिखा होगा, रिकॉम्बिनेंट लिखा होगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन लिखा होगा, रिकॉम्बिनेंट होस्ट लिखा होगा, कुछ लिखा जरूर होगा जिससे आप अंदाजा लगा ले जाएंगे कि क्या है बायोरिएक्टर। और यहाँ देखिए, यहाँ जो माइक्रोब यूज हो रहा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, वो बस नेचुरल माइक्रोब उसका इस्तेमाल केवल कर रहे हैं, उसको ऑप्टिमम कंडीशन दे रहे हैं कि वो ग्रो कर जाए। दूध से दही बनाते हैं, क्या बैक्टीरिया में कुछ चेंज किया था? कुछ चेंज नहीं किया था। तो यहाँ और वहाँ में अंतर है, वहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं, यहाँ नेचुरल ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं। ठीक, तो दो चीजें पढ़नी है। पहला, इसमें है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेज, जैसे कई चीज हैं, वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है और रम है। कोई भी अल्कोहलिक बेवरेजेज में अल्कोहल के नाम पर क्या होगा? तो इथेनॉल होता है। प्रोड्यूस विद हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? बताओ। तो आंसर देंगे ईस्ट, वही ईस्ट सकैरोमाइसीज सेरीवेसी, बस इस ईस्ट का नाम बदल दिया। यहां पहले जब ब्रेड बना रहे थे इससे, तब अब नाम इसका बदल के ब्रीवर्स ईस्ट कर देंगे। अच्छा, ये करता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ईस्ट की खास बात यह है कि माल्टेड सीरियल, माल्टेड क्या होता है? कोई भी अनाज ले लीजिए, उसको पानी में भिगो दीजिए और उसको फिर पीस दीजिए, क्रश कर दीजिए, तो जो लुगदी बनेगी, जो मिक्सचर बनेगा, उसको माल्ट कहते हैं। तो माल्टेड सीरियल अनाज ले लीजिए,
या किसी भी फल का जूस ले लीजिए, फ्रूट जूस, चाहे वो ग्रेप का हो, चाहे वो शुगर केन जूस भी हो सकता है, उस पर ये लोग एक्शन करेंगे, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेंगे। एंजाइम कौन से लगेंगे? एंजाइम कौन से लगेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में? कोई एंजाइम है? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। कब याद करोगे आखिर? 3 मई के बाद याद करने का मन है क्या? लिखें, ईस्ट एक्ट ऑन malted cereal and फ्रूट जूस। और फिर रिजल्ट क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। अच्छा, जो इथेनॉल बनेगा वो किस फॉर्म में? मार्केट में वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सब में कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल अलग अलग होती है। तो ध्यान से सुनेंगे, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये 2 बातों पर डिपेंड करेगा। पहला, कौन सा अनाज यूज किए हो, गेहूं यूज किए हो कि चना यूज किए हो कि जौ यूज किए हो कि कौन सा अनाज यूज किए हो। और अगर जूस यूज किए हो तो कौन सा फल यूज किए हो, अंगूर का है या शुगर केन का, किसका जूस है। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो इस बात पर डिपेंड होगा कि आपने रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया है, एक बात। दूसरा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने प्रोसेस कौन सी अपनाई है, डिस्टिलेशन कराया है कि डिस्टिलेशन नहीं कराया है। देखो जरा क्या है, जैसे मान लेते हैं फर्मेंटेशन के बाद ये मिक्सचर बनके तैयार हुआ, और अगर इसको नीचे से उबाल दिया जाए तो वाटर वहां से इवापोरेट करेगा, और वाटर अगर इवापोरेट कर गया तो अल्कोहल कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। गर्म करके अलग करने की प्रोसेस को ही तो डिस्टिलेशन कहते हैं, अवश्य पढ़ाया गया होगा। तो अगर डिस्टिलेशन कर दिया तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो बनेगा क्या, विस्की, ब्रांडी और रम। और अगर डिस्टिलेशन नहीं किया तो क्या, वाइन और बियर। लिखो, टाइप ऑफ प्रोडक्ट या टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेज डिपेंड ऑन, पहला है टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कि कौन सा दाना लिए हैं, कौन सा जूस लिए हैं। और दूसरा, टाइप ऑफ प्रोसेस, और प्रोसेस तो 2 हैं, विदाउट डिस्टिलेशन या विद डिस्टिलेशन। याद रखेंगे, वाइन और बियर कैसे बनेंगे, विदाउट डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। जबकि कौन सा है, ऐसा नाम बोल लो जैसे याद ही हो गया है, विस्की, ब्रांडी और रम, क्या है, विद डिस्टिलेशन ऑफ
फर्मेंटेड ब्रॉथ। विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। आओ भाई देखो इधर, ये बताओ ये आंसर कब लगाओगे? रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब इन वेरी लार्ज वेसल। एक और, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट किसके बनवाओगे? तो वैसे तो बहुत सारे बनवाएंगे लेकिन दो, एक बेवरेजेज, एक एंटीबायोटिक। माइक्रोब स्पेशली कौन? ईस्ट, यूज्ड फ्रॉम इमॉर्टल टाइम। पता नहीं कब से यूज हो रहा है। बातचीत ना करें, बातचीत ना करें। चाहे वाइन बनाए, बियर बनाए, विस्की बनाए, ब्रांडी बनाए या रम बनाए, वही ईस्ट जिसका नाम सेकेरोमाइसिस सेरेविसी है, उसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने में करते थे और उसी का इस्तेमाल अल्कोहल बनाने में करने लगे, तो नाम क्या हो गया? क्या हो गया? ब्रीवर्स। जो अल्कोहल इंडस्ट्री होती है उसको ब्रीवरी कहते हैं, इस नाते इसका नाम। ये फर्मेंट कर देगा किसको? माल्टेड सीरियल को, और किसको? फ्रूट जूस को। और क्या बना देगा? कह रहा कलेक्ट करो कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो रिएक्शन पता ही है कौन सी? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल किए हो, और कौन सी प्रोसेस है, विद और विदाउट डिस्टिलेशन है, इस हिसाब से प्रोडक्ट बदलेंगे। जैसे वाइन और बियर इसी साल पूछा गया है, विदाउट क्या? डिस्टिलेशन, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम क्या? बाई डिस्टिलेशन ऑफ क्या? फर्मेंटेड ब्रॉथ। कह रहा फोटोग्राफ देखो, देख लो भैया फोटोग्राफ। एंटीबायोटिक, जरा एंटीबायोटिक का सुन लेते हैं, फिर लिखते हैं। पहला सवाल है कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। लाइफ के अगेंस्ट जो काम करे उसका नाम एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? तो कहोगे बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट। हमारे थोड़े अगेंस्ट, हमको तो हमारी जान बचाते हैं, तो हमारे लिए तो प्रो लाइफ होते हैं। ये क्वेश्चन, एंटीबायोटिक है क्या? ऐसा कोई भी केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। कौन बनाता है? तो आपको आश्चर्य होगा, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक बैक्टीरिया ही बनाते हैं, कुछ फंजाई भी बनाते हैं, ठीक। तो फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक की खोज, एंटीबायोटिक की खोज 20वीं शताब्दी की हुई खोजों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ध्यान से सुनेंगे, 20वीं शताब्दी का मतलब सन 1900 से लेकर के सन 2000, 100 साल हुए। इस 100 साल में बहुत क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। उसी क्रांतिकारी बदलावों में एक इम्पॉर्टेंट काम है कौन सा? एंटीबायोटिक का। सन है 1928, वैज्ञानिक का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसने क्या किया? वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टेफाइलोकाकस बैक्टीरिया पर। एक दिन उसका जो पेट्री डिश है, जो वहाँ कल्चर मीडियम ग्रो कराते हैं, उसको साफ करना भूल गए। अगले दिन देख रहे हैं कि वहाँ स्टेफाइलोकाकस नहीं ग्रो कर रहा है, तो माइक्रोस्कोप से ध्यान से देखा तो पता चला कि स्टेफाइलोकाकस वाली डिश में एक फंजाई ग्रो कर गया है। उस फंजाई का नाम पेनिसिलम नोटेटम। अब फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट ही अपना बदल दिया। क्या, जरा देखें। जैसे मान लेते हैं ये डिश है, पेट्री डिश, और यहाँ ये स्टेफाइलोकाकस ग्रो कराना चाह रहे थे, लेकिन बगल में क्या ग्रो कर गया है? माउल्ड ग्रो कर गया। तो ध्यान से सुनिएगा, इस माउल्ड का नाम पेनिसिलम नोटेटम था। पता चला कि यहां से एक केमिकल निकल रहा है और वही इसको मार रहा है। मतलब यहां से एक केमिकल निकल के बैक्टीरिया को मार रहा था। तो ध्यान से सुनेंगे, इन्होंने कहा कि चूंकि पेनिसिलम नोटेटम से कोई केमिकल निकल रहा है तो क्यों ना उस केमिकल का नाम पेनिसिलिन रख दिया जाए। तो उसका नाम क्या रख दिए? पेनिसिलिन। और यही पहली एंटीबायोटिक है। तो पहली एंटीबायोटिक खोजी नहीं जा रही थी, संयोग से खोज में आ गई, हाथ में आ गई। क्या हुआ? तो स्टेफाइलोकाकस बैक्टीरिया के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
उसके साथ कौन ग्रो कर गया, एक माउल्ड ग्रो कर गया, कौन, पेनिसिलम नोटेटम। तो क्या नहीं ग्रो कर पाया, स्टेफाइलोकाकस क्यों नहीं ग्रो कर पाया, एक केमिकल निकल रहा था, उसका नाम क्या रखा, पेनिसिलिन। बाद में दो और वैज्ञानिक आए, इनका नाम अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी। उन लोगों ने बताया कि जो आप खोजे हो, बहुत काम की चीज खोज लिए हो, ये वास्तव में एंटीबायोटिक की तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। तो एंटीबायोटिक का या पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक की तरीके से इस्तेमाल किसने समझाया, तो कहोगे अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी। इसी नाते तीनों लोगों को मिला करके 1945 का नोबेल प्राइज मिला। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, 40-42 के आसपास, और उसमें अमेरिकन सोल्जर की जान बचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किस एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन का। इतने क्वेश्चन है जो आपको सब याद रखने हैं। लिखते हैं या पहले पढ़ लेते हैं फिर लिखेंगे। एंटीबायोटिक कौन प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोब। ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है किस सेंचुरी की, और बड़ा महत्वपूर्ण रोल है किसका, ह्यूमन सोसाइटी में। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो इसका मतलब अगेंस्ट लाइफ किसके, किसके, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म के। जबकि हमारे लिए क्या है, प्रो लाइफ है, अगेंस्ट तो है नहीं। एंटीबायोटिक क्या है, तो कहोगे केमिकल है जो कौन बनाएगा, माइक्रोब बनाएगा। क्यों बनाएगा, किल कर देगा किसी दूसरे डिजीज काजिंग माइक्रोब या बैक्टीरिया को। फैमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक कौन सी, पेनिसिलिन। डू यू नो दैट, कह दो नहीं जानते हैं। पेनिसिलिन ही क्या है, पहली एंटीबायोटिक है और डिस्कवर हो गई कैसे, चांस डिस्कवरी से। किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। काम किसके साथ कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई कौन था, बैक्टीरिया। इन्होंने देखा कि क्या ग्रो कर गया है, माउल्ड। किसमें ग्रो कर गया है, अनवाश्ड कल्चर में ग्रो कर गया है, कल्चर प्लेट पर। तो क्या नहीं ग्रो कर पा रहा है, स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहा। तो इन्होंने देखा कि एक केमिकल बन रहा है, कहां से, माउल्ड से। उस केमिकल का नाम क्या रख दिया, पेनिसिलिन। क्यों, क्योंकि बनाने वाला कौन था, पेनिसिलम नोटेटम। बाद में फुल पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक किसने बताया, तो अर्नस्ट चेन ने बताया और हार्वर्ड फ्लोरी ने। इस एंटीबायोटिक का गजब इस्तेमाल हुआ किसको ठीक करने में, अमेरिकन सोल्जर, किसमें, वर्ल्ड वार 2। फिर तीन लोगों को, फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरी को क्या मिला, नोबेल प्राइज। कब मिला, 1945। चलो लिख लेते हैं। एंटीबायोटिक क्या है, तो कहोगे ऐसा कोई केमिकल जो प्रोड्यूस कर जाता है किसके द्वारा, माइक्रोब, और जिससे किल होते हैं अदर माइक्रोब। बस बनाने वाले कौन है, बैक्टीरिया और फंजाई, और मरने वाले कौन है, बैक्टीरिया। अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया है, लेकिन प्रो लाइफ ऑफ ह्यूमन है। वेरी इंपॉर्टेंट ये डिस्कवरी है 20th सेंचुरी की। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है, किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। गड़बड़ है क्या, सही है। चांस डिस्कवरी हुई थी, काम कर रहे थे किसके साथ, स्टेफाइलोकाकस बैक्टीरिया के साथ। एक माउल्ड ग्रो कर गया, अनवाश्ड कल्चर प्लेट, तो क्या नहीं ग्रो कर पाया, स्टेफाइलो। तो कहा पता करें क्यों नहीं ग्रो कर रहा, तो ये माउल्ड था पेनिसिलम नोटेटम, और यहाँ से केमिकल बन रहा था जो मार रहा था किसको, स्टेफाइलोकाकाई। तो उसका नाम क्या रखना पड़ा, पेनिसिलिन रखना पड़ा। अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी, इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कैसे है। और फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरी तीनों को इकट्ठा नोबेल मिला। कब मिला, 1945,
1945 का। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने में किया गया। एक लाइन और है, जब से एंटीबायोटिक की खोज हुई है तब से बहुत सारी बीमारियों से लड़ना आसान हो गया। जैसे प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी है, बैक्टीरियल थी, एंटीबायोटिक आई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा डिप्थीरिया जिसको गलघोटू कहते हैं, ये भी खतरनाक बीमारी है। तीसरा है वूपिंग कफ जिसको काली खांसी कहते हैं, ये भी ठीक हो गई, मतलब अब नहीं हो पा रही है। कुष्ठ रोग जिसको कोढ़ कहते हैं, वो भी बहुत, लेप्रोसी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बहुत भयावह बीमारियां थी वो सब अब ठीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्या आ गया है, एंटीबायोटिक। चलो लिखो, मेनी डिजीज अंडर कंट्रोल ड्यू टू एंटीबायोटिक। अब वो डिजीज कौन सी है, 2-3 नाम लिख लीजिएगा। जैसे प्लेग, जैसे वूपिंग कफ, जिसको काली खांसी कहते हैं। काली खांसी क्यों कहते हैं? खांसते खांसते काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसकी खांसी रात में ज्यादा आती है, इसका नाम क्या है, काली खांसी। अगला है डिप्थीरिया जिसे गलघोटू कहते हैं। अगली है लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं। देखो, इसका ये मतलब ना निकाल लेना कि ये यही नाम लिखे हैं, कुछ और भी बने, जैसे ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल में आ गई है, टिटेनस, ठीक है, कालरा, ये जितनी बैक्टीरियल डिजीज हैं वो सब कंट्रोल में है। किसके जानते? टाइफाइड, निमोनिया, ये सब इसी तो कंट्रोल में है। कह रहा पेनिसिलिन की खोज एक बार हो गई, उसके बाद फिर बहुत सारी एंटीबायोटिक खोजी गई। कह रहा बता सकते हो कौन सी और एंटीबायोटिक हैं? तो बहुत सारी एंटीबायोटिक के नाम है, कुछ जानिए नहीं, बस ये बताओ कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कंट्रोल में हैं। प्लेग और वूपिंग कफ, इसी को परट्यूसिस भी कहते हैं। डिप्थीरिया जिसको गलघोटू कहते हैं। लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जान ली थी, अब इन्हीं, ये बेचारे, इनकी जिंदगी खतरे में आ गई है, पैथोजन ही खत्म होने वाला हो गया है। चलो हेडिंग डालो, केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। और पहले लिख लो फिर बताते हैं। चलो देखो जरा इधर, पहला सवाल है, ध्यान से सुने, ये इसका क्या मतलब है? तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, बातचीत ना करें, पीछे पीछे। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जा करके उसमें होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्रभावित कर दे, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्टिव रहे, उसका नाम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। वो किसी केमिकल के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी एंजाइम के फॉर्म में हो सकता है। फिर से सुन लेते हैं, ऐसा कोई भी केमिकल जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्टिव रहे और लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करे, इफेक्ट कर दे, तो उसका नाम क्या रखोगे? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। पहला सवाल। जैसे, अब बातचीत ना करो भाई, कितनी बार बोले। एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रोब, याद रखिएगा मैचिंग में चारों क्वेश्चन एक साथ आते हैं। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर,
लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एस्टिक एसिड एस्टोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया, और ब्यूटारिक एसिड क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एसिड है जो बैक्टीरिया से नहीं बनता है, तो आंसर देंगे सिट्रिक एसिड। ऐसे कुछ एंजाइम भी हैं जो प्रोड्यूस बाय माइक्रोब हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम माइक्रोब की मदद से बनेगा, और इसका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्जेंट बनाने में करते हैं। लाइपेज फैट को तोड़ता है, तो यदि कपड़े पर तेल के दाग हैं, ऑयली स्टेन हैं, तो कौन रिमूव कर सकता है, लाइपेज रिमूव कर लेगा। ऐसे ही पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं क्लियर बॉटल फ्रूट जूस। अगर आप कोई फ्रूट लीजिए और उसका जूस निकालिए तो वो गाढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि उसमें जब आप जूस निकालेंगे तो उसकी सेल टूट जाएंगी, और सेल टूटेंगी तो सेल वाल टूटेगी, उस सेल वाल में पेक्टिन होता है, तो वो थोड़ा जूस गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन जो मार्केट से बॉटल पैक वाला होगा वो उतना गाढ़ा नहीं होता, वो क्लियर होता। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या मिला रखा है, पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ये प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकाकस के द्वारा, और काम बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहले से पता है कि मान लेते ये हम लोगों का हार्ट है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एओर्टा, और इसी से निकलती है कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, और कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है ब्लड क्लॉट बनने से। तो अगर ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट बन के हार्ट अटैक हो रहा या होने की संभावना है, तो उस ब्लड क्लॉट को कौन तोड़ सकता है, तो आंसर देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज। बहुत इंपॉर्टेंट, यूज एज क्लॉट बस्टर। कैसे? ये रिमूव कर देगा उस ब्लड क्लॉट को जो कहाँ होगा, ब्लड वेसल में, उस पर्सन में जिसमें क्या है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन या क्या है, हार्ट अटैक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, एक क्वेश्चन मिनिमम इससे एग्जाम में आएगा ही। फिर आता है अल्कोहल, लिख लें, प्रोड्यूस बाय माइक्रोब, तो इसमें है इथाइल अल्कोहल। कौन बनाएगा, तो वही पहले से ही क्या है, ईस्ट। कौन सा, सैकेरोमाइसीज सेरिवेसी। अब आता है स्टैटिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिन एक प्रकार का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, एक प्रकार का ये है, इसका मतलब इसके पहले वाले भी बायो एक्टिव हैं, ये मत समझिएगा केवल अकेले यही बायो एक्टिव है। ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, और ये क्या करेगा, इसकी सबसे खास बात है ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल घटाता है, और कोलेस्ट्रॉल वो खतरनाक होता है, उसी से तो हार्ट अटैक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कैसे घटा देगा, तो ये कोलेस्ट्रॉल बनने वाली जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को काम ही नहीं करने देता है, मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देता है। तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन बनाता है, कौन ईस्ट, मोनास्कस परप्यूरियस, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखिए, ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय, बताओ बेटा, ईस्ट या फंजाई भी तो कह सकते हैं, नाम बताओ, मोनास्कस परप्यूरियस। और ये काम क्या करता है, एक्ट एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कैसे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम
किस एंजाइम का? ऑफ कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस। फिर आता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक प्रकार का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है। क्या करता है और कहां से मिलता है? प्रोड्यूस बाय फंजाई, नाम ट्राइकोडर्मा। पॉलीस्पोरम। ठीक है, और काम बताओ। एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, किसमें? आर्गन ट्रांसप्लांटेशन। चलो लिख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बगल में लिख दीजिए बड़ा बड़ा, चाहे जितनी बार वेरी लिख लीजिए। Microbe are used for commercial and industrial production of chemical and acid alcohol enzyme। एग्जाम्पल देखो, एस्परजिलस नाइगर जो कि क्या है? फंजाई, क्या दिया? सिट्रिक एसिड। एस्टोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया, क्या दिया? एस्टिक एसिड। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया, क्या दिया? ब्यूटारिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, क्या दिया? लैक्टिक एसिड। ईस्ट सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, कमर्शियल प्रोडक्शन किसका? इथेनॉल। माइक्रोब यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, जैसे लाइपेज का इस्तेमाल कहां करोगे? रिमूवल ऑयली स्टेन, ठीक है, कहां? लॉन्ड्री से। नोटिस दैट बॉटल फ्रूट जूस जो मार्केट से लाते हो काफी क्लियर होता है किसकी तुलना में? जो घर में बनता है। क्यों? दिस इज बिकॉज बॉटल फ्रूट जूस आर क्लेरिफाइड बाय यूज ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीज। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है। स्ट्रेप्टोकाइनेज किसने बनाया? बैक्टीरिया, नाम क्या? स्ट्रेप्टोकाकस। मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, और यूज किसमें किया गया है? क्लॉट बस्टर। रिमूव करोगे ब्लड क्लॉट को, कहां से? ब्लड वेसल। किन मरीजों में? जिनको क्या हो सकता है या हो रहा है? मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और जिससे क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसका नाम साइक्लोस्पोरिन ए है, ये इम्यूनो सप्रेसिव है। आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कौन बनाएगा? फंजाई, नाम न भूलिएगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और टोलिपोक्लैडियम इन्फ्लेंटम एक और नाम है। स्टैटिन कौन बनाएगा? ईस्ट। कौन? मोनास्कस परप्यूरियस। कमर्शियलाइज्ड बाय ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करेगा किसका? उस एंजाइम का जो बनाता क्या होगा? कोलेस्टेरॉल। हेडिंग डालिए, माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। पहला सवाल है कि सीवेज क्या है? तो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को ही सीवेज कहते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर का मतलब होता है कि वाटर प्लस ह्यूमन एक्सक्रीटा को मिला करके जो बनेगा वो सीवेज होता है। और सीवेज हाईली पल्यूटेड होता है। यदि इस हाईली पल्यूटेड वाटर को सीधे किसी भी नेचुरल वाटर बॉडी जैसे नदी में
या तालाब में अगर आप छोड़ेंगे तो वहाँ का पानी बहुत प्रदूषित हो जाएगा, और हो सकता है वो पानी कोई ह्यूमन इस्तेमाल करे तो उसको वाटर बॉर्न डिजीज हो जाएगा। क्यों? सीवेज में जितने पैथोजन होते हैं वो सब डिजीज काजिंग होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीवेज को सीधे नदी या तालाब में ना छोड़ा जाए। क्या किया जाए? सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाए। क्या सीवेज बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट करोगे? ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि उसकी टॉक्सिसिटी घटाई जाए। कहाँ करोगे? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे। और जब जो ट्रीटेड सीवेज वाटर होगा उसको फिर कहाँ छोड़ सकते हो? उसको नदी या तालाब में छोड़ सकते हो। ये जनरल बातें हैं, पहले ये लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं। पहला सवाल है सीवेज क्या है? तो कहोगे म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, जिसमें होता क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। विद वाटर। एक बात, सीवेज में बहुत सारे मेनी माइक्रोब पाए जाते हैं। इसमें स्पेशली एक याद रखिएगा, कौन सा? ई कोलाई। और ज्यादातर क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं। यदि अच्छा, सीवेज में एक चीज और चीज होती है, मेनी माइक्रोब भी होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल भी तो होगा। ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ढेर सारे माइक्रोब होंगे, और यदि और ये हाईली पॉल्यूटेड वाटर है। अगर रिलीज कर दिया गया, इसको नहीं रिलीज करना है, नॉट रिलीज डायरेक्टली इन रिवर या पॉन्ड। क्यों? क्योंकि बीमारी हो जाएंगी। टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज। तो क्या करना चाहिए? इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। कहां? सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर। और उसके बाद आफ्टर दैट रिलीज इन वाटर बॉडी। सीवेज ट्रीटमेंट के दो स्टेप होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है ये याद रखना है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है ये याद रखना है। ध्यान से सुने। इधर देखिए, जैसे मान लेते ये नाले का पानी है और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आया है। ध्यान से सुनेंगे। तो यदि यहां एक जाली लगा दी जाए जिससे बड़े बड़े पार्टिकल, जैसे लकड़ी का टुकड़ा अगर तैरता हुआ आ रहा है, प्लास्टिक है, फ्लोटिंग डेब्रिस है, वो छन जाए और यहाँ थोड़े दिन इसको चुपचाप बैठने दिया जाए पानी को, तो गंदगी और कीचड़ नीचे बैठ नहीं जाएगा। तो जो मिट्टी हो, जो बालू हो, जो कंकड़ पत्थर हो, वो नीचे बैठ जाएं, तभी तो पानी पानी अलग मिलेगा। तो ऐसी कोई प्रोसेस
जिसमें फिल्ट्रेशन करें और जिसमें सेडिमेंटेशन करें। जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो फ्लोटिंग डेब्रिस है वो छन के अलग हो जाएंगे, और जब फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन करेंगे तो उसमें बालू और मिट्टी और कंकर पत्थर नीचे बैठ जाएंगे। फिर पानी पानी बचेगा। उस पानी पानी जो बचेगा, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल घुला हुआ होगा, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, उसका फिर हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही असली ट्रीटमेंट है। असली का मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। किसकी मदद से करेंगे? तो सीवेज में पहले से ही मौजूद होते हैं हेट्रोट्राफिक एरोबिक बैक्टीरिया। क्या मौजूद होते हैं? हेट्रोट्राफिक एरोबिक बैक्टीरिया। उन्हीं की मदद से सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का केवल एक लक्ष्य होता है। मान लेते हैं कि ये सीवेज वाटर है, तो इसमें अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होगा, तो बस लक्ष्य सिर्फ इतना है कि यदि ऑर्गेनिक मटेरियल इसके अंदर का समाप्त हो जाए तो इसका मतलब ये इसका पोल्यूशन कदम कम हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे समाप्त हो जाएगा? कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। सीवेज के वाटर में पाए जाने वाले एरोबिक हेट्रोट्राफिक बैक्टीरिया जो हैं वो उसी ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर देंगे। बस वो एक चीज मांगते हैं, क्या? ऑक्सीजन। अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो ऑक्सीडाइज कर देंगे, और जो पॉल्यूसेंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर से सुन लेते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के दो स्टेप हैं। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी को फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट में दो हिस्से हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है छान लिया जाए, तो जो लकड़ी होगी, जो तैरती प्लास्टिक होगी, वो छन जाएगी। और सेडिमेंटेशन का मतलब मिट्टी, बालू, कक्कड़, पत्थर नीचे बैठ जाएगा। बस खत्म फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही एक्चुअल ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। किसकी मदद से होता है? तो याद रखेंगे, सीवेज में पाए जाने वाले हेट्रोट्राफिक एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। करते क्या हैं ये लोग? सीवेज में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ देते हैं, और जब ऑर्गेनिक मटेरियल टूट जाएगा तो जो पॉल्यूटेंट हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अब हम इस पानी को कहाँ छोड़ सकते हैं? नदी में या तालाब में छोड़ सकते हैं। लिखो जरा। सीवेज ट्रीटमेंट के दो पार्ट हैं। एक कौन सा? प्राइमरी ट्रीटमेंट। और एक कौन सा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसी को कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन, और क्या करते हैं? लिखते चले बेटा। सेडिमेंटेशन। जब इसमें फिल्ट्रेशन करते हैं तब क्या करते हैं? तो रिमूव कर देते हैं फ्लोटिंग डेब्रिस। फ्लोटिंग डेब्रिस जो पानी में तैर रहे होंगे। और जब सेडिमेंटेशन करते हैं तो रिमूव कर देते हैं सॉयल, सैंड और स्मॉल
या लार्ज पार्टिकल, कंकर पत्थर को रिमूव कर देंगे। लेकिन असली तो ये है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, किसकी मदद से होता है? विद हेल्प ऑफ हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब प्रेजेंट इन सीवेज। बस ये याद रखना कि जो ये हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब हैं ये हैं क्या, तो कहोगे एनएरोबिक बैक्टीरिया जो किसमें पाए जाते हैं? सीवेज में ही पाए जाते हैं। ये कर क्या देते हैं? ये ब्रेक कर देते हैं या ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसको? ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन सीवेज। तो ये तोड़ देते हैं या ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन सीवेज। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो एक नई चीज है, अभी आगे पढ़ाएंगे। जो सीवेज होगा उसका BOD रिड्यूस हो जाएगा। BOD क्या है अभी अलग से पढ़ाएंगे। तो इसका होगा रिड्यूस BOD ऑफ वाटर। और जब वाटर का या सीवेज वाटर, BOD ऑफ सीवेज वाटर लिख लेते हैं। जब BOD घट जाएगा तो इसको कहां रिलीज कर देंगे? इसको रिलीज कर देंगे रिवर में। रिलीज इन रिवर या पॉन्ड। तो हमको सिर्फ ये पढ़ना, ये कौन सी चीज आ गई नई? BOD। ये है एरोबिक बैक्टीरिया, एनाएरोबिक नहीं होना चाहिए। सही कर लो बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये सीवेज वाटर है, और इस सीवेज वाटर की खास बात यह है कि इसमें पाया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल और इसी में पाए जाते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ध्यान सुनिएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सिर्फ ये कहा जाता है कि इन बैक्टीरिया से कह दो कि इस मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर दें। तो बैक्टीरिया ने कहा ठीक है हम ऑक्सीडाइज तो कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक शर्त लगा दिया गया, कहा गया विद हेल्प ऑफ O2 करेंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है हम ऑक्सीजन देंगे। तो क्या करना, जहां ये रखा है इसमें O2 पंप कर दीजिए। बस O2 पंप करोगे बैक्टीरिया खुश हो जाएंगे और ये तुरंत ऑक्सीडाइज करने लगेंगे। किसको? ऑर्गेनिक मटेरियल को। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा हो तो बताओ ये बैक्टीरिया ज्यादा O2 मांगेंगे कि कम? ज्यादा O2 मांगेंगे। 1 लीटर पानी में, ध्यान सुनिएगा, 1 लीटर वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी O2 मांगी जाएगी, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा,
उसी को कहते हो BOD। क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD क्या है? तो कहोगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। कौन डिमांड करता है? बैक्टीरिया। क्यों डिमांड करते हैं? ऑक्सीडाइज करेंगे किसको? ऑर्गेनिक मटेरियल। कहाँ प्रेजेंट होगा? सीवेज वाटर। कितना? 1 लीटर। हिंदी में 1 लीटर सीवेज वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड कौन करेंगे? बैक्टीरिया करेंगे। उसी ऑक्सीजन का नाम BOD। फिर से बताओ, यदि ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा, तो BOD ज्यादा, मतलब पोल्यूशन ज्यादा। और अगर ऑर्गेनिक मटेरियल कम है तो डिमांड भी कम, तो BOD कम, तो पोल्यूशन कम। तो किसी भी वाटर के पोल्यूशन को मापने का यह तरीका है कि पानी कितना गंदा है। अगर BOD ज्यादा है तो गंदगी ज्यादा है, और BOD कम है तो गंदगी कम है। लिखो। BOD क्या है? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है ये बेटा? तो कहोगे अमाउंट है किसका? ऑक्सीजन। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन, किसमें? प्रेजेंट इन 1 लीटर polluted water, 1 लीटर polluted वाटर। जरा बताओ, यदि हाई ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है कि फिर हाई ही क्या होगी? हाई BO2 होगा कि नहीं होगा? भाई अगर ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा, और अगर BOD ज्यादा है इसका मतलब हाई पोल्यूशन इन वाटर। तो वाटर के पोल्यूशन को किससे मेजर करेंगे? BOD से। BOD कम, पोल्यूशन कम, BOD ज्यादा, पोल्यूशन ज्यादा। अगर लो ऑर्गेनिक मटेरियल है तो क्या होगा? तो कहोगे लो BOD। और अगर BOD लो है तो मतलब लो पोल्यूशन। देखें, जैसे नाले का पानी ऐसे ऐसे टहलता हुआ आ रहा है तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचेगा, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसका वेलकम किया जाएगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक पर। प्राइमरी सेटलिंग टैंक के पहले एक फिल्टर लगा होगा जिसका काम होगा कि जो चीजें फ्लो कर रही थी, फ्लोट थी, उनको फिल्टर करके अलग करो। बाकी पूरा मिक्सचर इसी कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। प्राइमरी सेटलिंग टैंक का काम है कि इसमें बालू, मिट्टी और कंकड़ पत्थर जो पाए जाएंगे वो नीचे की तरफ बैठेंगे ना, सेटल हो जाएंगे। तो यहीं पर फिल्ट्रेशन होगा और यहीं सेडिमेंटेशन। मतलब यहां कौन सा ट्रीटमेंट हुआ?
प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। जो तैरते हुई चीजें थी, फ्लोटिंग डेब्रिस थी, वो फिल्ट्रेशन में अलग हो गई, और मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू जो था वो सेडिमेंटेशन में अलग हो गया। तो कुछ दिनों बाद होगा क्या, नीचे का जो ये हिस्सा है, यहाँ कंकड़ पत्थर मिलेंगे ढेर सारे, और ऊपर ऊपर पानी पानी मिलेगा। ऊपर का जो पानी है इसे कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट, और नीचे जो गंदगी, कीचड़, बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर है इसे कहते हैं प्राइमरी स्लज। ये किसी काम का नहीं है, इसको डंप कर देंगे किसी गड्ढे को पाटने में, ठीक, डंप एट पिट। लेकिन जो ऊपर प्राइमरी इफ्लुएंट है ये हकीकत में क्या है, ये सीवेज वाटर है जिसकी बीओडी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। प्राइमरी इफ्लुएंट को ले जाएंगे नए टैंक में, उसका नाम एरेशन टैंक है। क्यों, इसमें एयर पंप की जाएगी। क्यों, क्योंकि यही वो जगह है जहां क्या होगा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। क्या होगा, यही वो जगह है जहां ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। किसके द्वारा, वही एरोबिक बैक्टीरिया। और जब एरोबिक बैक्टीरिया इसको ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे तो धीरे धीरे यहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ एक स्ट्रक्चर बनता है, उसका नाम फ्लॉक है। फ्लॉक जाले जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये मेस ऑफ बैक्टीरिया है और साथ में कुछ फिलामेंटस फंजाई। तो ये याद रखिएगा, फ्लॉक बनने की जो घटना होती है उसके लिए एक शब्द है फ्लॉकुलेशन। तो एरेशन टैंक बड़े काम का आपके टैंक है। यहीं पर क्या किया गया, जो इफ्लुएंट था उसमें ऑक्सीजन या एयर पंप की गई, यहीं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुआ, यहीं माइक्रोब ने ऑक्सीडेशन किया, यहीं फ्लाक बनाए, यहीं फ्लाकुलेशन हुआ। क्या करेंगे, जिस दिन यहाँ पर आएगा इफ्लुएंट उस दिन बीओडी टेस्ट कर लेंगे, फिर 4-5 दिन बाद, फिर 4-5 दिन बाद बीओडी टेस्ट करते रहेंगे। तो आज जो बीओडी निकलेगी 4 दिन बाद बताओ यहाँ बीओडी बढ़े घटेगी, घटती जाएगी, 4 दिन बाद और घटेगी, 4 दिन बाद और घटेगी। तो जब बीओडी काफी रिड्यूस हो जाएगी तब क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, तब इसको फिर हिला डुला देंगे, एजिटेट कर देंगे, और जितने फ्लॉक होंगे वो सब टूट जाएंगे, और इस पूरे सिस्टम को एक नए कंटेनर में ले जाएंगे। इस नए कंटेनर को चुपचाप बैठे रहने देंगे, इसका नाम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में कुछ नहीं होगा, जो फ्लाक के टूटे हुए टुकड़े हैं वो नीचे नीचे बैठ जाएगा, और जो पानी पानी है वो ऊपर ऊपर रह जाएगा। पहले यहाँ जो बैठा था उसका नाम प्राइमरी स्लज था, अब यहाँ जो बैठा उसका नाम, पहले यहाँ जो ऊपर था प्राइमरी फ्लुएंट था, और अब यहाँ जो ऊपर है उसका नाम सेकेंडरी फ्लुएंट। पहले ये वो पानी था जिसका बीओडी, अब ये वो पानी है जिसका बीओडी तो कहाँ छोड़ दो, रिवर या पांड में छोड़ दो, वो तो गया, बात खत्म। अब इसका देखो, सेकेंडरी स्लज का ही दूसरा नाम एक्टिवेटेड स्लज है, और इसकी पहचान न भूलिएगा। इसमें क्या होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। ध्यान से सुनिएगा, इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा हिस्सा स्मॉल पार्ट कहां लाके डाल देंगे, एरेशन टैंक में। क्यों भाई, हो सकता है कि इधर से जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया हो सकता उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कम हो, तो कहां से लाके डाल दो, ये लाके यहां डाल दो। तो एरेस, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका थोड़ा सा हिस्सा कहां ले जाओगे, एज ए इनाकुलम, जैसे दूध को जमाने के लिए थोड़ा सा दही मिलाते हैं वैसे थोड़ा सा ये मिला दिया जाएगा। लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा कहां ले जाओगे, तो इसका ज्यादातर हिस्सा ले जाओगे नए टैंक में, नाम आयन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पाए जाएंगे आयन एरोबिक बैक्टीरिया जिनका नाम मिथाइनोजन। ये करेंगे क्या, इस एक्टिवेटेड स्लज में जो बैक्टीरिया हैं और जो फंजाई हैं उन सब को डाइजेस्ट कर देंगे, और उन सब का डिस्ट्रक्शन डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन ऑफ फंजाई और बैक्टीरिया ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, तो बनेगी क्या, बायोगैस। कौन सी, मीथेन, CO2 और H2। बायोगैस का क्या करेंगे, बायोगैस इनफ्लेमेबल होती है, ज्वलंतशील होती है, इसको जलाएंगे,
चाहे रोशनी के लिए जलाएं और चाहे खाना बनाने के लिए जलाएं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन दिमाग में हमने सब कुछ यहाँ लिख दिया है, बस एक ही 2 पॉइंट लिखने हैं हमको केवल। कोई भी सीवेज का वाटर आएगा, पहले उसका फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर सेडिमेंटेशन करेंगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। ऊपर ऊपर पानी इकट्ठा होगा, नीचे नीचे प्राइमरी स्लज इकट्ठा होगा। प्राइमरी स्लज को गड्ढा भरने में इस्तेमाल करेंगे और प्राइमरी इफ्लुएंट का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। प्राइमरी इफ्लुएंट को नए टैंक में ले जाएंगे, नाम क्या, एरेशन टैंक। और एरेशन टैंक में एयर पंप की जाएगी। यही वो जगह है जहां माइक्रोब खुशी खुशी ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करेंगे, बीओडी को रिड्यूस करेंगे। तो जब बीओडी रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ धीरे धीरे फ्लॉक नाम का स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्या है, मेस है, जाली नुमा स्ट्रक्चर बन गया। थोड़े दिनों बाद इसको सबको तोड़ देंगे, एक नए टैंक में डालेंगे। नए टैंक का नाम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक की खास बात है, नीचे नीचे जो बैठेगा उसका नाम सेकेंडरी स्लज, और ऊपर ऊपर जो होगा उसका नाम सेकेंडरी इफ्लुएंट। वो पानी होगा जिसका बीओडी घट चुका होगा, उसको कहाँ भेज देंगे, नदी या तालाब में। और नीचे जो बचेगा उसका नाम एक्टिवेटेड स्लज। इसकी 2 विशेष बात, इसमें क्या होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। इसकी थोड़ी सी मात्रा वापस लाके कहाँ डालेंगे, एरेशन टैंक में। और ज़्यादातर कहाँ ले जाएंगे, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। वहाँ इनको कौन मिलेगा, एन एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा, मिथाइनोजेन। क्या करेगा, इन सब का डाइजेशन कर देगा। क्या बनाएगा, बायोगैस। कौन सी, मीथेन, CO2 और H2S। ये दोनों, ये सब इनफ्लेमेबल होंगे और इनका इस्तेमाल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी करेंगे। तो 2-3 लाइनें जरा लिख लो, हमें आराम से बताएं। प्राइमरी स्लज क्या है, प्राइमरी स्लज बताओ क्या है। ये कुछ नहीं है, ये सॉइल है, सैंड है और लार्ज पार्टिकल है, और ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी स्लज है, वो क्या है, वो एक्टिवेटेड स्लज है। और इसमें क्या है, इसका करोगे क्या, एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल पार्ट एज इनाकुलम बैक इन, किसमें लाओगे, एरेशन टैंक। लेकिन इसका लार्ज पार्ट कहां ले जाओगे, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। बाकी क्या होगा उस पीछे लिखा ही है, बायोगैस इनफ्लेमेबल होते हैं, यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। दो लाइनें और, गंगा एक्शन प्लान एंड और कौन सा, यमुना एक्शन प्लान। काहे के लिए, फॉर क्लीन गंगा एंड क्या, यमुना। भारत सरकार का कोई भी प्लान सफल नहीं रहा, फैमिली प्लानिंग नहीं सफल रहा,
ठीक है, तो ये कहां सफल रहेगा? ठीक है, और ये प्लान किसने शुरू किए थे बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। बस 2 मिनट और। लार्ज क्वांटिटी का वाटर जनरेट होता है पर डे। मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्रीटा। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर का ही नाम सीवेज है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और क्या मिलेंगे? माइक्रोब, और उसमें से ज़्यादातर पैथोजेनिक होते हैं। कह रहा इतनी ज़्यादा मात्रा में जो सीवेज बनेगा या अर्बन वेस्ट वाटर बनेगा, उसका कहाँ जाएगा डेली? इसको नहीं डिस्चार्ज कर सकते हैं किसमें? नेचुरल वाटर बॉडी, चाहे वो रिवर हो चाहे स्ट्रीम। क्यों? कह रहा बताओ क्यों। अगर बताओ क्यों लिखा तो सर्सन रीजन में एग्जाम में आ जाएगा। अगर डाल देंगे तो वाटर बॉर्न बीमारियां होने लगेंगी। इसका मतलब डिस्पोज करने से पहले इसको ट्रीट करिए कहाँ? एसटीपी पर, और पोल्यूशन कम करिए। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डन बाय, टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेट्रोट्राफिक माइक्रोब प्रेजेंट नेचुरली इन, पहला स्टेज कौन सा? प्राइमरी। बेसिकली इन्वॉल्व 2, फिजिकल रिमूवल किसका? लार्ज पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम सीवेज। प्रोसेस कौन सा? और कौन सा? सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? फ्लोटिक डेब्रिस को रिमूव करेंगे। किसके द्वारा? फिल्ट्रेशन। और उसके बाद ग्रिट, जो सॉइल और स्मॉल पीबल हैं, उनको रिमूव करेंगे। किससे? ऑल सॉलिड जो नीचे बैठ जाएंगे उनका नाम क्या कहोगे? उनका नाम प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर ऊपर रहेंगे उनका नाम प्राइमरी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकला उसको कहां ले जाओ? ये याद रखना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए किसको ले गए हो? प्राइमरी इफ्लुएंट को कि प्राइमरी स्लज को? प्राइमरी इफ्लुएंट को। सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, प्राइमरी इफ्लुएंट पास होगा लार्ज एरेशन टैंक, जहां इसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट करेंगे, मैकेनिकली एयर पंप करेंगे, अलाउ करेगा ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब। और क्या बनेगा? ये मेस है बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट। जब ये ग्रोथ हो रही होगी तो माइक्रोब कंज्यूम कर रहे होंगे क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल। धीरे धीरे क्या घट जाएगा? बीओडी घट जाएगा। जब बीओडी क्या है तो देखो लिखा है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर पानी को ऑक्सीडाइज करने के लिए बाय बैक्टीरिया। सीवेज वाटर ट्रीटेड करोगे कब तक? जब तक बीओडी क्या ना हो जाए। एक बार बीओडी, हाँ बीओडी टेस्ट का जो मेजरमेंट है वो बताएगा कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और बीओडी का जो मेजरमेंट है वो सीधे सीधे बताता है कि कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है। अगर ज्यादा बीओडी है तो ज्यादा पोल्यूशन है। एक बार बीओडी क्या हो जाए? घट जाए, मतलब भर की, तो इफ्लुएंट को पास कर दोगे कहाँ? सेटली टैंक, जहां पर बैक्टीरियल फ्लॉक वगैरह नीचे बैठ जाएंगे और क्या बना लेंगे? स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को वापस कहां ले जाओ? एज ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्लज पंप बैक इनटू लार्ज टैंक। कहां? एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहां दूसरे टाइप के बैक्टीरिया मिलेंगे जो ग्रो करेंगे कैसे? डाइजेस्ट करेंगे किसको? बैक्टीरिया। और किसको? फंजाई ऑफ स्लज। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन क्या बनाएगा? मिक्सचर ऑफ गैस। कौन सा? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कहोगे क्या? बायोगैस। ये क्या है? क्यों है?
इनफ्लेमेबल। इफ्लुएंट जो निकलेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट से उसको कहाँ पहुंच दोगे? कह रहा एरियल व्यू देख लो, तो देख लिया, बात खत्म। यहाँ एक लाइन याद रखो, ये बाकी कोई मतलब नहीं है। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या शुरू किया? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, हमारी मुख्य नदियों को बचाने के लिए, बस।